हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें हमें दोनों ही कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करेंगे। पर्टिकुलर्स और 2 साल का इन्फॉर्मेशन है यहाँ। 31 मार्च 2019 मतलब प्रीवियस ईयर और 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹1 लाख एंड ₹4 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स ₹30,000 ₹30,000। ट्रेड पेएबल्स ₹40,000 एंड ₹1,50,000। करंट एसेट्स जिसमें कि इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स है ₹4,60,000 एंड ₹5,20,000। फिक्स्ड एसेट्स नेट ₹3,25,000 एंड ₹3,92,000। ये नेट है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹80,000 वाज प्रोवाइडेड एंड अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,05,000 depreciation provided thereon ₹65,000 was sold at a loss of ₹8,000। मतलब वर्ष भर का डेप्रिसिएशन ₹80,000 है, लेकिन एक मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस ₹1,05,000 थी और उस पर अब तक ₹65,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, मतलब ये 40,000 का हो गया बुक वैल्यू 40,000 को 8,000 लॉस में बेचे हैं, मतलब ₹32,000 में हमने सोल्ड कर दिया। सेकेंड पॉइंट, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹30,000। यहाँ टैक्स पेड 30,000 दिया है और यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है, तो हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ताकि हमें टैक्स मेड कैलकुलेट किया जा सके। टैक्स मेड और पेड ये दोनों हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पेड यहाँ दिया है तो हमें मेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 31, पहले हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे, इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। सो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि प्रोविज़न एक लाइबिलिटी होता है इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे 1/4/2019। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यह है ₹30,000। और फिर क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन ₹30,000। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹30,000। सो ऑन 31/3/20 को ही टैक्स पे करेंगे, वो लिखेंगे बैंक टू बैंक, और ये है ₹30,000। देखिए यहाँ हर अमाउंट जो है वो 30,000 आ रहा है, इसलिए टैक्स मेड जो है वो क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि इधर का 60,000 हो गया ग्रैंड टोटल, इधर भी 60,000 ही आना चाहिए, तो 30,000 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। और ये है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये टैक्स मेड है, प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये कहाँ लिखेंगे हम, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ये ऐड करेंगे, और ये वाला जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के एंड में लेस करेंगे। अब हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और क्योंकि ये एक एसेट है इसलिए ये इसका डेबिट बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है क्वेश्चन में ₹3,25,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, तो हम क्लोजिंग डेट में इसको डेबिट बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन ₹3,92,000। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज, सो डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन है ₹80,000 का। और एक मशीन के बारे में जानकारी दी हुई है
जिसमें लिखा हुआ है कि परचेस प्राइस उसका 1,05,000 था, लेकिन डेप्रीशिएशन 65,000 लग चुका है, मतलब वो 40,000 का बुक वैल्यू बचा है, उसे 8,000 रुपीज़ लॉस में बेच दिए। सो हम लॉस लिखेंगे पहले, बाय लॉस मतलब बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ₹8,000, और क्योंकि बुक वैल्यू उसका 40,000 था, उसमें से 8,000 लॉस हो गया, मतलब उसे 32,000 में ही बेचा होगा। सो बाय बैंक। और ये जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो होगा बैंक। अब इधर का ग्रैंड टोटल देखिए हैवी दिख रहा है, इधर का ग्रैंड टोटल है 5,12,000। इधर भी हमें 5,12,000 बनाने के लिए यहाँ पर एक बैलेंसिंग अमाउंट लिखना पड़ेगा 1,87,000 का, और ये है टू बैंक, मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी हुआ है। तो ये भी हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो करना है। सो ये बैंक और ये बैंक दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो होंगे। ये कैश इनफ्लो है और डेबिट में जो लिखा हुआ है ये कैश आउटफ्लो है। और डेप्रीशिएशन को हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शो करना पड़ेगा, इसे ऐड बैक करेंगे। और उसी तरीके से प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसे भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के पहले जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आता है उसमें ऐड करना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसमें सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये है ₹4 लाख का। अब इसमें लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये है ₹1 लाख। आ गया 3 लाख। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यह है ₹30,000 का। अब जो आएगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, that is ₹3,30,000। अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसमें सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है डेप्रीशिएशन, डेप्रीसिएशन ₹80,000, ये हम ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये है ₹8,000, मतलब 88,000 हमें ऐड करना है। डेप्रीशिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम है और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब इसे ऐड बैक करने से आ जाएगा ₹4,18,000 और इसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 40,000 से इंक्रीज होकर ₹1,50,000 हो गया है, मतलब 1,10,000 इंक्रीज है, ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ है। उसी तरीके से करंट एसेट्स जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है
इंक्रीज इन करंट एसेट्स है ₹60,000, ये हमें लेस कर देंगे। अब आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, और ये हो जाएगा 4,68,000। अब इसमें हम लेस करेंगे टैक्स पेड ₹30,000। अब आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ₹4,38,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, उसमें लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन ₹32,000। ये कैश इनफ्लो है इसलिए से विदाउट ब्रैकेट। और फिर लिखेंगे पेमेंट फॉर मशीन, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है 1,87,000। अब जो अमाउंट आएगा ये है 1,55,000, ये भी ब्रैकेट में। ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो ये बताते हैं कि ओनर्स कैपिटल कितना है या बोरोड कैपिटल कितना है। इसका मतलब ये है कि हमें इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड देखना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के साइड फर्स्ट रहता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों को हमें देखना है। और सेकेंड पॉइंट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में ही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में जैसे कि आ गया डिबेंचर्स या आ गया बैंक लोन, ये हमें देखना है। मतलब ये देखना है कि इक्विटी का साइज़ ज़्यादा है या आउटसाइड बोरोड अमाउंट का क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इससे हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करना है। इससे हमें पता लगाना है कि इनफ्लो ऑफ कैश कितना है और आउटफ्लो ऑफ कैश कितना है। मतलब शेयर्स अगर इश्यू कर रहे हैं तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है ना। इक्विटी शेयर को भी इश्यू कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर को इश्यू कर रहे हैं या डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। लेकिन अगर हम रिडीम कर रहे हैं तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। जब पैसा वापस दे रहे हैं तो आउटफ्लो ऑफ कैश है। उसी तरीके से जब हम डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर में पे करें चाहे वो प्रेफरेंस शेयर में पे करें, तो भी ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। उसी तरीके से इंटरेस्ट अगर पेमेंट होता है, चाहे वो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा हो चाहे बैंक लोन पर, तो ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है। उसी तरीके से अगर शेयर्स या डिबेंचर्स प्रीमियम में इश्यू हुए हैं तो इनफ्लो ऑफ कैश है। प्रीमियम में इश्यू हुए हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं प्रीमियम में, तो वो भी इनफ्लो ऑफ कैश रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें खास ध्यान रखना है कि अगर कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किए हैं, तो इसको हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब कंपनी बोनस शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू करती है तो उसके बदले में कोई कैश रिसीव नहीं होता, ना तो पेमेंट होता है ना तो रिसीव होता है। मतलब देयर इज़ नो कैश फ्लो। सो एज ए रिज़ल्ट बोनस शेयर को कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जगह नहीं मिलती है। उसी तरीके से कन्वर्जन है।
कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, उसी तरीके से कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स है, मतलब 12% डिबेंचर्स को अगर 18% डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया गया है तो इसको भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखना है। और कई बार कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी रहता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को भी हमें नहीं लेना है क्योंकि ये कन्वर्ट होकर के इक्विटी शेयर बन रहे हैं और यहाँ पर भी कैश फ्लो नहीं हो रहा है, ना तो कैश इनफ्लो हो रहा है और ना कैश आउटफ्लो हो रहा है। और शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन पे हो रहा है, मतलब यह आउटफ्लो है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। सो जहाँ कहीं भी अंडर राइटिंग कमीशन इंक्रीज हो रहा है या पेमेंट हो रहा है तो उसे भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही लिखेंगे क्योंकि दिस पेमेंट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स। Now let us see some questions from the textbook. Now question number 32. From the following information calculate cash flow from financing activities. ये 1 अप्रैल 2019 है, ये ओपनिंग डेट है, और ये 31 मार्च 2020 ये क्लोजिंग डेट है। लॉन्ग टर्म लोन ₹2 लाख ओपनिंग एंड ₹2 लाख 50,000 क्लोजिंग। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख, और साथ में कंपनी ने लोन का पेमेंट रीपेड कर दिया है ₹1 लाख का। सो लेट अस सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सॉल्यूशन 32, हम पहले बनाएंगे लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट। क्योंकि ये एक लायबिलिटी है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, ये क्रेडिट बैलेंस शो करता है। सो 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2 लाख, और फिर क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। सो 31/3/20 में हम लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन ₹2 लाख 50,000। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख। सो 31/3/20 को ही हम लिखेंगे टू बैंक, कंपनी ने 1 लाख का लोन वापस कर दिया, मतलब पेमेंट हो गया। तो इस तरीके से ये इधर आ गया डेबिट में। अब इसे ऐड करेंगे, यह डेबिट में आ गया ₹3 लाख 50,000, क्रेडिट में अभी आना चाहिए ₹3 लाख 50,000, लेकिन यहाँ 1 लाख 50,000 का एक अमाउंट इंसर्ट करना होगा, और ये है बाय बैंक लोन। एक लोन, एक नया लोन ले लिया है कंपनी ने, इसलिए ये जनरेट हो रहा है यहाँ लोन। नाउ इस बैंक को और इस बैंक को हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो करना है। सो लेट अस सी द स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पहले हम लिखेंगे लोन रिसीव्ड ₹1 लाख 50,000 का लोन लिया है कंपनी ने, और रीपेमेंट ऑफ लोन कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ का लोन रीपे भी किया है। सो एज अ रिज़ल्ट डिफरेंस है ₹50,000 का, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन जो है ये कैश आउटफ्लो है और जो लोन मिला है ये कैश इनफ्लो है। नाउ दिस इज़ आवर आंसर, इट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। Now let us see question number 33. From the following information calculate cash flow from financing activities. हमें 2 साल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये 31 मार्च 2020 मतलब ये क्लोजिंग डेट है, और ये 31 मार्च 2019 ये ओपनिंग डेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹9 लाख से बढ़ के ₹10 लाख हो गया। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी ₹2 लाख 50,000 से बढ़कर ₹2 लाख 60,000 हो गया। और 12% डिबेंचर्स ओपनिंग में ₹1 लाख 50,000 था और क्लोजिंग में ₹1 लाख है, मतलब 50,000 रिडीम हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ₹18,000, मतलब ये भी कैश आउटफ्लो है। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 33,
पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल, सो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैश इनफ्लो है और 9 लाख से बढ़ करके 10 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का इक्विटी शेयर और इशू किया गया है, सो ये कैश रिसीव्ड है, इसलिए विदाउट ब्रैकेट्स। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सो रिसीव किए हैं 10,000 रुपीज़, इक्विटी शेयर को इशू करने में ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रहा होगा, इसलिए ये भी कैश जनरेटेड है, मतलब कैश इनफ्लो है। और फिर 12% रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स, ये हो गया ₹50,000 का, मतलब इट इज़ कैश आउटफ्लो, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। और फिर इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स, इन्हीं डिबेंचर्स पर कंपनी ने 18,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया, सो इट इज़ अ कैश आउटफ्लो। एंड नाउ if you add and subtract, you will get 42,000 rupees, that is cash inflow, so it is cash inflow from financing activities. This is the solution. Now question number 34. From the following extracts of balance sheet of X Limited, calculate cash flow from financing activities. ये ओपनिंग डेट है 31 मार्च 2019 और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का था, अब हो गया है 5,25,000 का, मतलब इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया। एंड 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग में था ₹5,50,000 और क्लोजिंग में है ₹4 लाख, मतलब रिडीम हो गया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया 1,50,000 से, दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व ओपनिंग है ₹1 लाख, क्लोजिंग है ₹2,25,000, मतलब इट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश, बढ़ गया है। और 12% डिबेंचर्स ओपनिंग में है ₹3 लाख, क्लोजिंग में है ₹4 लाख, मतलब 1 लाख रुपीज़ का और इश्यू हुआ है, दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020 ऑन द लास्ट डेट, मतलब लास्ट डेट में इक्विटी शेयर कैपिटल रिलीज हुआ, इशू हुआ है। एंड सेकेंड है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड एट द रेट ऑफ 15%, मतलब हमें 4 लाख का 15% कैलकुलेट करना है, क्योंकि नए जो इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं वो लास्ट डे में हुए हैं, तो 1,25,000 जो बढ़ गया है इस पर कोई भी इंटरिम डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये ओपनिंग वाले पर ही मिलेगा। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है जो बिटवीन द ईयर्स, मतलब साल के बीच में कभी भी डिक्लेयर किया जाता है और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद उसे पेमेंट किया जाता है, ये फाइनल डिविडेंड नहीं है, फाइनल डिविडेंड अभी और भी मिलना बाकी है। थर्ड पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर्स वेर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020। नाउ प्रेफरेंस शेयर डिक्रीज हो रहा है, 5,50,000 से 4 लाख हो रहा है, मतलब 1,50,000 रिडीम हो रहा है, ये साल के लास्ट डे में रिडीम हो रहा है 31 मार्च 2020, और ये 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, मतलब 1,50,000 का 5%, ना कि ओपनिंग या क्लोजिंग का। जितना शेयर्स रिडीम हो रहा है उसी का 5% प्रीमियम कंपनी देगी। प्रीमियम वाज पेड एंड डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है 12% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹1 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर 12% डिबेंचर्स हैं, 1 लाख के इश्यू हुए हैं और ये साल के आखिरी दिन में इश्यू हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 12% इंटरेस्ट जो कंपनी को देना पड़ेगा वो 3 लाख पर देना है, ना कि 4 लाख पर, क्योंकि हमेशा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ तो 2 अमाउंट दिए हैं और हमें 12% इंटरेस्ट देना है, तो ये ओपनिंग डेट पर दें या क्लोजिंग डेट पर दें। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नए डिबेंचर्स क्लोजिंग डेट को इश्यू हुए हैं, इसलिए साल भर तो हमारे पास
ओपनिंग बैलेंस ही था, इसलिए ओपनिंग बैलेंस पर ही हम इंटरेस्ट देंगे। और अगर ये डेट नहीं भी लिखा होता तो भी हमेशा हमको इंटरेस्ट और डिविडेंड ओपनिंग बैलेंसेस पर ही कैलकुलेट करना है। नाउ सॉल्यूशन 34, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है ₹1,25,000 का, दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि इशू हुआ है इक्विटी शेयर मतलब पैसा मिला होगा कंपनी को। फिर है प्रेफरेंस शेयर, रिडीम हो रहा है। रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स इस ₹1,50,000, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। पैसा कंपनी वापस कर रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंपनी को रिसीव हुआ है, इट इज़ कैश इनफ्लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज्ड। एंड देन डिबेंचर्स भी है, 12% डिबेंचर्स भी इशू हो रहा है, इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स इशू हो रहा, मतलब इट इज़ कैश इनफ्लो। उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड। सेकेंड पॉइंट में देखिए, इंटरिम डिविडेंड पेड, पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पर इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं और वो भी 15% है, और ओपनिंग बैलेंस पर पे करेंगे। सो 4 लाख रुपीज़ का 15%, 4 लाख रुपीज़ का 15% आ जाएगा 60,000 रुपीज़। क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है इसलिए ये कैश आउटफ्लो है। फिर नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के रिडीम हुए हैं? ₹1,50,000 के, और इस 1,50,000 पर कंपनी 5% प्रीमियम ज़्यादा दे रही है, मतलब 5% प्रीमियम दे रही है, मीन्स 7,500 रुपीज़ और दे रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ कैश आउटफ्लो। नाउ interest paid on 12% debentures, 12% डिबेंचर्स मतलब ओपनिंग बैलेंस पर हमें देना है। ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज़ का और रेट ऑफ परसेंट है 12%, सो इट इज़ 36,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, दैट इज़ ऑल्सो अ कैश आउटफ्लो। देन प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 10% है, 10% है मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमें 10% देना है और ये भी ओपनिंग बैलेंस पर देना है। सो 10% डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, और इनका ओपनिंग बैलेंस है ₹5,50,000, 5,50,000 का 10%, दैट इज़ कैश आउटफ्लो ऑफ 55,000। अब इन सब का ग्रैंड टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 41,500। एंड नाउ दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो दिस इज द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट or any suggestion, please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.